सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर अभिनेता संजय दत्त ने सरेंडर करने के लिए और मोहलत मांगी है। आर्म्स एक्ट में दोषी पाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने संजय को 5 साल की सजा सुनाई है। फिल्म अभिनेता संजय दत्त ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके सरेंडर करने के लिए कुछ और वक्त मांगा है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक संजय दत्त को 18 अप्रैल तक सरेंडर करना है। अर्जी में कहा गया है कि 7 फिल्मों की शूटिंग बाकी है। बॉलीवुड के 278 करोड़ दांव पर लगे हैं। आर्म्स एक्ट में 5 साल की सजा मिली है। संजय दत्त को 18 अप्रैल तक उन्हें सरेंडर करना है। संजय दत्त अब तक इस केस के सिलसिले में 1.5 साल तक जेल में रह चुके हैं। बाकी सजा के लिए उन्हें सरेंडर करना है। ज़ेबुन्निसा ने भी सरेंडर का वक्त बढ़ाने के लिए अर्जी दी है। कल उस अर्जी की सुनवाई होगी। साथ ही साथ संजय दत्त की अर्जी की भी सुनवाई होगी। ज़ेबुन्निसा ने राष्ट्रपति को दी माफी। अर्जी पर फैसले तक सरेंडर का वक्त मांगा है। जस्टिस काटजू ने संजय और ज़ेबुन्निसा की माफी के लिए राष्ट्रपति को अर्जी दी है और खुद संजय दत्त ने सरेंडर करने के लिए 6 महीने की मोहलत मांगी है सुप्रीम कोर्ट से। उस अर्जी पर कल सुनवाई होगी। संजय दत्त ने अपनी 7 अधूरी फिल्मों का हवाला दिया है, जिसमें पुलिसगिरी, पीके जैसी फिल्में शामिल हैं, और कहा है कि इन फिल्मों को पूरा करने के लिए उन्हें और वक्त चाहिए। 6 महीने की और मोहलत मांगी है। संजय दत्त ने सुप्रीम कोर्ट से और समय मांगा है सरेंडर के लिए। हमारे साथ हैं जस्टिस मार्कंडे काटजू। आपसे जानना चाहते हैं सर, संजय दत्त ने जो किया वो आपको लगता है ऐसा ही करना चाहिए था या गवर्नर के पास उन्हें जाना चाहिए था क्षमा याचिका? पहले मैंने गलती से गवर्नर के यहाँ भेज दी थी अपील। बाद में मुझे मालूम हुआ कि नहीं, प्रेसिडेंट क्या होगी, क्योंकि वो आर्म्स एक्ट आता है फर्स्ट लिस्ट 1 ऑफ 7 शेड्यूल में। तो वो प्रेसिडेंट के यहाँ फिर मैंने 28 मार्च को संजय दत्त और ज़ेबुन्निसा काजी 2 लोगों के लिए पार्डन की अपील करी 28 मार्च को। उसके बाद 1 अप्रैल को मैंने यही संजय दत्त और ज़ेबुन्निसा काजी के लिए एक दूसरी पिटीशन भेजी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर को कि जब तक पार्डन पिटीशन डिसाइड ना हो तब तक इनको रिस्पाइट दिया जाए, क्योंकि 4 हफ्ते में सरेंडर करना था। दत्त ने जो किया वो सही किया, ये जानना चाहते क्या संजय ने किया? सुप्रीम कोर्ट गए हैं और उन्होंने बोला, हाँ, उन्होंने ये कहा कि जब तक पार्डन पिटीशन डिसाइड ना हो जाए तब तक हमको जेल न भेजिए। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच खाई चौड़ी होती जा रही है। गठबंधन पर एक बार फिर से ग्रहण दिखने लगा है। कल के नीतीश कुमार के बयान को भारतीय जनता पार्टी के नेता अपमान बताते हुए कह रहे हैं कि अब लड़ाई आर पार की होगी। जितनी हल्की बातें कह के अटैक किया हमारे एक मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय नेता नरेंद्र मोदी पर, ये उचित नहीं है। गगन को थूक फेंकने से गगन को नहीं लगता, अपने को लगता है। नरेंद्र मोदी हमारे राष्ट्रीय और नेता भी हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। उनके बारे में इस प्रकार की बात अगर कोई करते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। जवाब में जेडीयू ने भी मैदान में आने की चुनौती दे डाली है। अगर किसी को लगता है कि आर पार की लड़ाई है तो आ जाए मैदान में, आर पार की लड़ाई हो ही जाए, इसमें क्या तकलीफ है? फैसला ले लें, कल डिक्लेयर कर दे नाम किसी प्रधानमंत्री का। अरे आर पार की लड़ाई कीजिएगा तो किसके नेतृत्व में लड़ाई करना चाहते हैं ये तो बताएं। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम को लेकर बीजेपी में मचे घमासान पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने अब नया दांव चल दिया है। जनवरी में यशवंत सिन्हा का कहना था कि मोदी को बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाना चाहिए, लेकिन अब वही यशवंत सिन्हा मोदी को दरकिनार कर आडवाणी का नाम ले रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स को दिए इंटरव्यू में यशवंत सिन्हा ने कहा कि अगर लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री बनने के लिए उपलब्ध हैं तो एनडीए के पीएम उम्मीदवार पर सारी बहस खत्म हो जानी चाहिए। सिर्फ एक चुनाव में हार की वजह से किसी नेता को खारिज नहीं किया जाना चाहिए। दिल्ली में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की तरफ से कानून व्यवस्था के मसले पर बुलाई गई मुख्यमंत्रियों की बैठक में अधिकतर बड़े राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा नहीं लिया। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री तो अनुपस्थित थे ही, 5 कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी इस बैठक से नदारद थे। सिर्फ 7 मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया है। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बुलाई बैठक में जो मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए उनमें गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह, कर्नाटक के मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता, यूपी के सीएम अखिलेश यादव और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अहम हैं। इसके अलावा 5 कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने भी इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। बैठक में शामिल ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने प्रशासनिक सुधार के नाम पर संघीय ढांचे में केंद्र सरकार के दखल का जबरदस्त विरोध किया।
पुणे के जर्मन विक्री ब्लास्ट केस में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी हिमायत बेग को अदालत ने दोषी करार दिया है। उसकी सजा का ऐलान 18 अप्रैल को किया जाएगा। 13 फरवरी 2010 को पुणे की जर्मन बेकरी के बाहर हुए ब्लास्ट में 18 लोग मारे गए थे और 64 लोग जख्मी हुए थे। इस केस में हिमायत बेग पर हत्या और आपराधिक साजिश रचने समेत कई आरोप साबित हुए हैं। जर्मन बेकरी ब्लास्ट केस में पुलिस अब तक सिर्फ हिमायत बेग को ही गिरफ्तार कर सकी है। धमाकों के बाकी 5 आरोपी यासीन भटकल, रियाज भटकल, इकबाल भटकल, मोहसिन चौधरी और फैयाज कागजी अब तक फरार है। राजस्थान के जयपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। सड़क हादसे के बाद एक शख्स अपनी पत्नी और बच्ची को बचाने के लिए गुहार करता रहा, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। आखिरकार उस शख्स की पत्नी और 6 साल की बच्ची ने वहीं दम तोड़ दिया। हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो तस्वीर जिसे देखकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या हमारे अंदर से वाकई इंसानियत खत्म होती जा रही है। जयपुर आगरा रोड पर घाट की घूणी टनल में एक ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। सड़क पर गिरी मां बेटी को कुचलते हुए ट्रक चालक भाग गया। सड़क हादसे के बाद लोग वहां से गुजरते रहे, लेकिन हादसे का शिकार हुए परिवार की मदद के लिए कोई नहीं आया। 5 साल का छोटा बच्चा काफी देर तक मां के पास बैठा रोता बिलखता रहा। घायल पिता मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन रास्ते से गुजर रहे किसी ने भी इस परिवार की मदद नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 1993 के दिल्ली ब्लास्ट के दोषी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को गुपचुप तरीके से फांसी दी जाएगी। ये दावा अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर में किया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को मुंबई हमले के दोषी अजमल आमिर कसाब और संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की तरह ही गोपनीय ढंग से फांसी दी जा सकती है। अखबार का दावा है कि तिहाड़ जेल प्रशासन भुल्लर के अस्पताल से जेल आने का इंतजार कर रहा है। इस समय भुल्लर का दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर अलाइड साइंस यानी इबास में इलाज चल रहा है। अखबार के मुताबिक भुल्लर को फांसी देने के बाद उसके शव को पंजाब में उसके पैतृक गांव बठिंडा नहीं भेजा जाएगा, बल्कि तिहाड़ जेल में ही उसका अंतिम संस्कार किए जाने के आसार हैं। अखबार के मुताबिक खुफिया एजेंसियां ये अंदाजा लगाने में जुटी हैं कि भुल्लर को फांसी देने पर पंजाब में कितनी बड़ी प्रतिक्रिया हो सकती है। देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को 11 सितंबर 1993 को दिल्ली यूथ कांग्रेस दफ्तर के बाहर हुए धमाके का दोषी करार दिया गया है। इस केस में उसकी सजा माफी की अर्जी राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ठुकराई जा चुकी है। अमेठी अब जिला नहीं रहेगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी को मिला जिले का दर्जा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने ये आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश का जिला नंबर 75 अब खत्म हो गया है। अब यहाँ सिर्फ 74 जिले बचे हैं। अमेठी अब सुल्तानपुर जिले का हिस्सा रहेगा। कोर्ट ने यह फैसला एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है। जो प्रीवियस स्टेट गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट छत्रपति साहू जी महाराज नगर डिस्ट्रिक्ट बनाया था, रायबरेली और मीठे की तहसील, रायबरेली और सुल्तानपुर की तहसीलों को काटकर उसको आज रद्द कर दिया ऑनरेबल चीफ जस्टिस की बेंच ने। समाजवादी पार्टी ने हाई कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश में आज भी बहुत ऐसे जिले हैं जो वायबल नहीं हैं, लेकिन पिछली सरकार ने राजनीतिक फायदे के लिए उनको बनाया था, जबकि उनको फायदा नहीं मिला। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। आज आपके लिए 2 अच्छी खबरें। एक तो थोक महंगाई दर में गिरावट आई है, वहीं दूसरी तरफ सोने और चांदी की दरों में कमी आई है। आज दिन में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर करीब 27,169 रुपए पर और 1 किलो चांदी की कीमत करीब 46,000 रुपए पर आ गई। फरवरी के मुकाबले थोक महंगाई दर में भी गिरावट दर्ज की गई है। थोक मूल्य सूचकांक के मुताबिक फरवरी में महंगाई दर 6.84% थी, जो मार्च में घटकर 5.96% हो गई है।